अब देखो यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपकी जो आउटपुट है वो इनपुट पे जब आप वैल्यू इनपुट हमें वोल्टेज गेन निकाल लो, गेन तो निकल गया, गेन के साथ साथ आप ये देख रहे हो कि उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सारे सिग्नल्स आपके सारे सिग्नल क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ही है, तो वो आपके लिए वोल्टेज गेन के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हर बार इसलिए निकालना है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, अब मैं चिल्लाऊंगी तो वो रेंज बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर कहीं अब देखो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो आपकी सुनने की शक्ति होती है वो क्या होती है, वो आप सिंपल आपकी साउंड वेव्स होती है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा जैसे ढोल है, बहुत ज़्यादा 4 ढोल एक साथ बज रहे हैं और बहुत गंदे तरीके से बज रहे हैं, या क्लास के 10 बच्चे जब एक साथ बोलेंगे तो वो क्या समझ नहीं आएगा, वो भी उसी इंटेंसिटी से जिससे मैं बोल रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपको सिग्नल्स क्या आ जाएंगे, वो शोर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको नॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा इसीलिए बोला जाता है कि एट अ टाइम एक या दो बोलो, ऐसे बोला जाता है ना, तो उसको यही बताया कि आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट कैसे मिलेगी आपको ये तो है ना कि आपको क्वेश्चन पूछना है, एक जना पूछा 2 जनों ने साथ पूछ लिया, अब 4 जने एक साथ पूछेंगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा, तो गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट क्या हो जाएगा, 0, समझ ही नहीं आएगा, 0/1, इनपुट तो बनता है लेकिन आउटपुट नहीं समझ आता। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को जब हम यूज़ करते हैं तो गेन का तो वैल्यू हमने निकाल ली, अब हम आगे क्या निकाल रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालें कि हम कैसे फ्रीक्वेंसी में कितने सिग्नल की कितनी रेंज तक, किस फ्रीक्वेंसी रेंज तक, कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक वो कैसे काम करे, ठीक है। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया है, इसमें मैंने पहले जो बनाया है पहले मैं उसको डिक्टेट कर देती हूँ, फिर इस ग्राफ को हम पूरा डिटेल में समझें, ठीक है, यही समझा रहा हूँ। तो देखो वो ध्यान से समझना, जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। इसमें क्या है, जो आप ग्राफ खींच रहे हो वो ग्राफ आप खींच रहे हो तो फ्रीक्वेंसी के बीच में, फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही है, ये देखो ये वोल्टेज, इस वोल्टेज सोर्स में तो वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, ग्राफ किसके बीच में खींचा जाए, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में, लेकिन ग्राफ हमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में खींचना है, तो यानी हम गेन पहले से निकाल चुके हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ग्राफ खींचना है आपको गेन, वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में, आ रही है कितनी बार समझ। तो मैंने यहाँ लॉग स्केल का ग्राफ लिया है, लॉगरिथमिक जो आपका ग्राफ होता है, ये फ्रीक्वेंसी है, एक्स एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी ली है, जो लॉग स्केल पे ली है हर्ट्ज, ठीक है, वाई एक्सिस पे आपने वोल्टेज गेन लिया है आउटपुट अपॉन इनपुट, डन। उसके बाद में आपने ग्राफ दिखाया है, इस ग्राफ को आपने इस तरीके से दिखाया है, आपने ग्राफ को ऐसे दिखाया, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है यहाँ पे 2 पार्ट्स में बट गया, सॉरी 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में कैसे बट गया, ये देखिएगा, आपने लिखा LF लो फ्रिक्वेंसी रेंज, इस तरफ क्या है हायर फ्रिक्वेंसी रेंज, हायर फ्रिक्वेंसी, इससे ऊपर वाली सारी हाई फ्रिक्वेंसी, ये लो फ्रिक्वेंसी रेंज, ये 0 से यहाँ तक, तो आपका जो ग्राफ है 0 से इस फ्रिक्वेंसी तक, यहाँ देखकर मैं बार-बार नहीं समझाऊंगा, बहुत ईजी चीजें हैं, 0 से यहाँ तक बढ़े और यहाँ तक, इस रेंज को लिया आपने लो फ्रिक्वेंसी रेंज, फिर इस फ्रिक्वेंसी रेंज से और XYZ को कोई सी फ्रिक्वेंसी आप इसे 50 मान लीजिए, 50 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जितनी भी रेंजेस है, 50 किलो हर्ट्ज से 60, 70, 80, 90 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, इस रेंज की जो फ्रिक्वेंसी है, इस रेंज की जो फ्रिक्वेंसी बना हाई फ्रिक्वेंसी रेंज, क्या बना हाई फ्रिक्वेंसी,
और इन दोनों की इधर पर देखो ये था ना, इधर वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया लो फ्रिक्वेंसी, और अपर से अपर मोस्ट तक ये हो गया, एक तो ये हो गया पार्ट, एक ये हो गया अपर फ्रिक्वेंसी रेंज, ठीक है। तो बीच वाली क्या हो गई आपकी मिड फ्रिक्वेंसी रेंज। मिड का मतलब मिडिल, बीच की, मध्य आवृत्ति रेंज, परास, मध्य आवृत्ति परास, तो ये हो गया आपका मिड फ्रिक्वेंसी रेंज, ठीक है। और ये रेंज की जो वैल्यू होती है 50 से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है कि हाँ ठीक, ये रेंज 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, 20 किलो हर्ट्ज, समझ आ रही है बेटा, ठीक है। यानी मिड फ्रिक्वेंसी रेंज यानी 0 से 50 ये रेंजेस आ गई, 3 बैंड्स आ गए। एक तो आ गया आपका देखना आ रहा, यानी आपकी जो पूरा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 3 पार्ट में आएगा। एक तो लो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एक है आपका हाई फ्रिक्वेंसी, मिडिल फ्रिक्वेंसी में समझ लीजिए, फिर होगा आपका अपर, ठीक है। यानी 0 से 50 हर्ट्ज तक, 0 to 50 हर्ट्ज क्या है लो फ्रिक्वेंसी, 50 to 20 किलो हर्ट्ज क्या है मिड फ्रिक्वेंसी, और ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज में आ गया आपका अपर फ्रिक्वेंसी। समझ आ रही है? क्लियर है कि नहीं? समझ, ये तो समझाया मैंने। बैंडविड्थ एक जगह मैंने लिखा है बैंडविड्थ, फटाफट सब लोग बहुत जल्दी समझ लेते हैं। एक जगह लिखा है मैंने बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब बैंड की चौड़ाई, बैंड की, ठीक करो, बैंडविड्थ क्या है बैंड की चौड़ाई। तो चौड़ाई कैसे निकालते हैं? अगर मुझे देखना है कि मैं यहाँ से यहाँ तक की चीज नापनी है तो यहाँ पे अपना लगा 1, अपने इंच टेप लगाया 1 और ये यहाँ का है 60 या 32, तो आपको पता लगा 32 इंच है, तो 32 माइनस 0 क्या हो जाएगा? सपोज आपका इंच टेप टूटा हुआ, आप ऐसा आपका इंच टेप टूटा हुआ तो वो 4 से स्टार्ट कर देगा, 4, और यहाँ पे आया सपोज 36, तो क्या होगा 36 माइनस 4, क्योंकि स्टार्ट तो 1 से होना चाहिए था ना, तो लो अपर माइनस लोअर, तो ये क्या बन जाएगा? इसकी चौड़ाई है। तो ऐसे ही बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे अपर माइनस लोअर, 20 माइनस 50, अपर माइनस, बैंडविड्थ का मतलब होता है अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी इन अ हर्ट्ज, दिस इज द बैंड। समझ आ गया मेरी बात? क्लियर है? बैंडविड्थ का मतलब है अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैं रब करके चल जाए, क्योंकि ज्यादा गंदा हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें एक टर्म और दिखाई दे रही है, इसमें टर्म आपको दिखाई दे रही है मैंने, ये आपको एफ एल तो समझ आ रहा है, आपको सी नहीं समझ आ रहा। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, एल का मतलब है लोअर, सी का मतलब है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि लेक्चर 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 10:15 के बाद में किसी को नहीं आने दूंगी, और लेक्चर खत्म होने से 5 मिनट पहले, जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होता है ऐसे मान लो एग्जाम स्टार्ट हुआ 9 बजे, 9:30 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। और सपोज पहले ऐसा होता था, जैसे हमारे कॉलेज थे कि सुबह की एंट्री आधे घंटे पहले, और जैसे पेपर होगा तो आधे घंटे पूरा होने से पहले आप जा सकते हो, ठीक है। जैसे 9 बजे पेपर स्टार्ट हो तो 12 बजे, तो एंट्री पेपर जो है 9:30 और यहाँ पे 11:30 से आप जा सकते हो, तो 2 रेंजेस आ गई, यानी 9:30 के बाद में तो कोई एंटर करेगा और 11:30 से पहले कोई नहीं जाएगा। तो एक तो बीच की रेंजेस हो गई, ये लो, ये हाई या अपर, और कट 9:30 का कट लग गया, तो ये इसीलिए लिखा है कट, इसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब इसके बाद की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी ना 0 से 50 तक, तो वो लो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, लेकिन 50 से ऊपर की मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 के बाद में कोई भी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मिड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ना कि लो फ्रीक्वेंसी।
समझ आ गई मेरी बात? इसी तरह 20 किलो हर्ट्ज है, 20 किलो हर्ट्ज के जस्ट बाद में 20.1 हो, 20.01 हो, 20 के बाद में जितनी भी फ्रिक्वेंसीज होंगी वो अपर फ्रिक्वेंसी कहलाएंगी, यानी ये क्या होगी, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक, कट ऑफ, कट ऑफ। देखो हिंदी में भी यही होता है, इंग्लिश में भी यही, समझ आ रही है? कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। इतनी बात सबको समझ आ गई, क्लियर? अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ए मिड क्या है, 70% क्या है, इफेक्ट ऑफ CCCE क्या लिखा है, ठीक है, ये अब आपको अब समझ आएगा। बाकी सबको समझ आ गया जो मैंने बोला, ठीक है। अब चलते हैं, लिखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ RC coupled amplifier, frequency response of RC coupled amplifier can be divided into 2 parts। ऐसे लिखोगे तो कहाँ अभी इस पेज पे लिखा है रिजल्ट स्कोर में, इसे कॉपी पर ऐसे कर दो, इसे ये बोलो, मैं हमेशा ये कहती हूँ एक पेज जितने सब्जेक्ट हैं क्लास में चलिए उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड करो, ऐसे पीछे से करोगे थोड़ी कॉपी करेंगे तो समझ नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट लिखिए लो फ्रीक्वेंसी रेंज, लो फ्रीक्वेंसी रेंज। अब पहले आप एक बात समझ लो, उसके बाद मैं लाइन बोलना शुरू करूंगी। देखो यहाँ पे जो आपकी लो फ्रीक्वेंसी, आप यहाँ देख लो, देखो यहाँ देखो 0 से 50 और 20 से ऊपर, यानी अपर लोअर और अपर फ्रीक्वेंसी में आप ये देख रहे हो कि गेन जो है वो हर बार गेन कम हो रहा है। गेन क्या हो रहा है, कम, इस तरह से कम हो रहा है ना, कम हो रहा है ना ये। इसी तरह आप इस वाले में चलो अपर फ्रीक्वेंसी पे, अपर फ्रीक्वेंसी यहाँ से स्टार्ट है, अपर फ्रीक्वेंसी में भी क्या आ रहा है, ग्राफ ऐसे आ रहा है, दिखाओ ऐसे, समझ आ रही है मेरी बात? स्लोप से नीचे जा रहा है ना, और यहाँ पे तो स्लोप से नीचे जा रहा है अपर फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो वोल्टेज गेन है आपको ये याद रखना है, लेकिन अगर आप उसके बीच वाली रेंज को देखो, ये यहाँ पे बिल्कुल एक सार है, एक समान फ्लैट है। तो यानी मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में RC कपल्ड एम्पलीफायर में, सुन लो मैं सब लिखूंगी, RC कपल्ड एम्पलीफायर में मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में केवल आपका वोल्टेज गेन, ये गेन को तो शो कर रहा है, वोल्टेज गेन जो है मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में ही केवल गेन जो है वो कांस्टेंट रहता है, बाकी अपर फ्रीक्वेंसी में और लोअर फ्रीक्वेंसी में दोनों में आपका जो गेन है वो क्या हो जाता है, कम रहता है। समझ आ गया? वोल्टेज गेन क्या कह रहे हो? हाँ, ये इधर से देखिए, इधर से नहीं देखना, जहाँ से मैं बता रही हूँ, अरे भाई तुम यहाँ से देखो ना, ये इसके ये तो ऐसे है, तो अरे तुम यहाँ पे जा रहे हो तो तुम्हारा गेन इसकी कांस्टेंट थोड़ा है, गेन आप यहाँ पे गेन क्या है, कांस्टेंट है इस रेंज में, लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेन क्या जा रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा है। यहाँ देखो ये 0 से 50 तक देखो, आप 0 से 50 में देखोगे बढ़ रहा है, और अगर जरा सा पीछे आ जाओ फिर घट रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वहां पे गेन आपका कांस्टेंट नहीं है, गेन आपका कांस्टेंट नहीं है, और गेन आपका मिड फ्रीक्वेंसी रेंज से अगर आप कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ पे नहीं देखोगे आप, लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए और अपर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए जो आप गेन देखोगे वो इस पॉइंट पे देख रहे हो। तो इस पॉइंट पे आप देखिएगा कि आपका जो रेंज तो 0 से 50 बढ़ रही है, लेकिन गेन तो आपका बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा है। समझ आ रही है बात? क्लियर है? जो से क्वेश्चन पूछा समझ आ गया? वो ये कह रहा था कि यहाँ से देखो तो गेन बढ़ रहा है, ये कह रहा था, लेकिन गेन बढ़ नहीं रहा है। ये तो कट ऑफ के आसपास की बात है, कट ऑफ से पहले अगर मैं कह रही 50 कट ऑफ 50 हर्ट्ज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो प्रैक्टिकली ये 30 पे रुक जाएगी जाके। समझ आई मेरी बात? 30 पे जाके ही आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके बाद की वैल्यूज को लेगा ही नहीं, वहां पे गेन आपका बढ़ेगा ही, देखो बिल्कुल कांस्टेंट जा रहा है। तो यहाँ पे आपका लो फ्रीक्वेंसी रेंज में
और हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में आपका जो गेन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज गेन आपका कम होता है। तो अब हमें मैं आपको ये बता रही कि मुझे अब इसी पे बात करनी है। अब ये तो हमें ग्राफ से समझ आ गया कि वोल्टेज गेन हमारा क्या है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये तो दिखाई दे रहा है ए मिड, ए का मतलब है गेन, मिडिल रेंज का गेन। और इस मिडिल, अब इसके तो नीचे आ जाओ, बिल्कुल आधा तो यहाँ आ जाएगा 50 और ये क्या है 100। तो मिड रेंज में तो आपको गेन पूरा पूरा मिल रहा है, लेकिन अगर आप मिड रेंज से थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यानी लो फ्रिक्वेंसी के लिए, जैसे मैंने बताया कट ऑफ यहाँ है, लेकिन आपका ये कट ऑफ, ये आपका जो मिड फ्रिक्वेंसी जो गेन है वो यहीं तक ही कैलकुलेट होगा 30 तक, ठीक है। इसी तरह 20 की बात करते तो यहाँ जाके कैलकुलेट होना शुरू होगा, एग्जैक्टली नहीं काम करता, इतना आइडियल फिल्टर कभी भी नहीं होते हैं, समझ आ गया मेरी बात। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो गेन है वो गेन जो है सिर्फ मतलब इस लो फ्रिक्वेंसी पे जो गेन है वो मैक्सिमम गेन का सिर्फ 70% ही, समझ आई मेरी बात। ये मैंने 0.707 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे गेन कांस्टेंट है और यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, गेन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो लो फ्रिक्वेंसी रेंज और हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में जो गेन है, लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में जो गेन है वो अपने मैक्सिमम गेन का 50 तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, 50 तो नहीं है। तो आइडियली ये माना जाता है कि अप्रोक्सीमेटली, सॉरी नॉट आइडियली, 70% मैक्सिमम वैल्यू का 70% क्या आता है, गेन आता है। जैसे आप कहें मैं 100% पेपर देके आया था लेकिन हम ओमेगा एवरेज मानते हैं कि नंबर 70 या 80% ही आएंगे, वो वाली कहानी आई मेरी बात समझ, क्लियर है। और कहाँ क्लियर है। अब हम ये कहेंगे, इतनी बात सबको समझ आ रही है। अब वो ये क्या, अब मैं इसमें ये बता रही हूँ कि जो लो फ्रिक्वेंसी रेंज में गेन कम क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है। इसी तरह जो सर्किट तो वही आर से कंपेयर हमारा कपलिंग कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर, वही सब चीजें हैं। तो जब लो फ्रिक्वेंसी रेंज में आपका गेन कम हो रहा है तो हाई फ्रिक्वेंसी में कैसे बढ़, वो मिड फ्रिक्वेंसी में कैसे बढ़ जा रहा है और फिर हाई फ्रिक्वेंसी में फिर कम हो जा रहा है गेन। तो उसका लॉजिक आपको समझना है, ठीक है। लिखिए लो फ्रिक्वेंसी रेंज फटाफट, अब समझ आ रहा है। पहले मैं इसको डिलीट इसे फटाफट साफ करूं। अब मैं आपको शॉर्ट में एक और बता रही हूँ, मैं इसकी पूरी 2 पेज की कहानी मैं नहीं समझूंगी, ना समझाने कोई तो हो सकती है। मैं अगर आपको बताती हूँ, मैंने इस तरफ लिखा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, सिर्फ आपको ग्राफ समझना है, आपको एकदम समझ आ जाए। जैसे आपका एक ग्राफ है, इस ग्राफ में देखो मैंने लिखा है, ये सब कुछ आपको सब टर्म समझ आ रही है ना। अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा इस साइड पे लो फ्रिक्वेंसी पे इफेक्ट ऑफ CC एंड CE, ठीक है। और इधर लिखा है मैंने इफेक्ट ऑफ पैरासिटिक कैपेसिटेंस हाई फ्रिक्वेंसी, समझ आ रही मेरी बात। अब इसको समझो, मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, मैं 3-4 पॉइंट लिखाऊंगी, काम खत्म हो जाएगा। लो फ्रिक्वेंसी रेंज में क्या होता है कि आपका जो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हम फ्रिक्वेंसी ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, आपका जो कपलिंग है वो कौन सी है, RC कपल्ड है, ठीक है। RC कपल्ड में जो C है, जब आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, लो फ्रिक्वेंसी है, तो लो फ्रिक्वेंसी है तो इसकी रिएक्टेंस क्या हो जाएगी 1/2πfc। फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, फ्रिक्वेंसी बहुत कम है तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, ड्रॉप क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ड्रॉप क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, गेन कम हो जाएगा। जब आपका ड्रॉप बहुत ज्यादा हो गया तो करंट तो फ्लो ही नहीं करी ना, तो आपका गेन क्या हो गया, बहुत कम हो गया लो फ्रिक्वेंसी रेंज में। दूसरा ये तो होगी कपलिंग कैपेसिटर की कहानी, क्योंकि आपको पता है कि जब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे छोड़ते हो और इनपुट आउटपुट पे छोड़ते हो तो आप कपलिंग कैपेसिटर छोड़ते हो, ठीक है ना। अभी जब मैं लिखाऊंगी तो आपको और समझ आएगा। उसके बाद आता है आपका, मैंने लिखा CE, एमीटर बाईपास कैपेसिटर। एमीटर बाईपास कैपेसिटर क्या करता है, आपको पता है कि जो आपका बाईपास कैपेसिटर है ये आपके रेजिस्टर के पैरेलल में रहता है। अब इसके रिएक्टेंस जो है वो पहले से ही क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है, वो तो है तो कैपेसिटर ना, वो क्या, उसका काम क्या था, कपलिंग बाईपास कैपेसिटर का काम क्या था कि वो AC जितने भी कंपोनेंट्स एमिटर साइड पे प्रेजेंट हो रहे हैं उनको सबको क्या कर देना था, बाईपास कर देना था। लेकिन यहाँ पे जो उसकी रिएक्टेंस है वो ही क्या है, बहुत ज्यादा हो जा रही है बढ़ने से। तो वो क्या कर रहा है कि कुछ जो आपके सिग्नल्स हैं
वो किससे पास हो जाएंगे, आपके एमीटर से क्या हो जाएंगे, बाईपास, मतलब रजिस्टर से। कैपेसिटर के साथ साथ एमीटर पे भी क्या हो जाएंगे, बाईपास हो जाएंगे एमीटर रजिस्टर पे। उससे क्या होगा कि आपका जो सिग्नल की है वो हानि हो जाएगी इनपुट पे। अभी लिखो और मैं उसके बाद समझाती हूँ, लिखो जरा से। देखिए लो फ्रिक्वेंसी रेंज में एलएफ रेंज में वोल्टेज गेन ए बी कम होता है, वोल्टेज गेन कम होता है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि XC बराबर 1/2 पाई FC, ये लिखो जो मैंने लिखा, XC बराबर 1/ωc इक्वल टू 1/2 पाई FC। आगे लिखिए पहला पॉइंट किसी के अंदर, देखिए RC कपल्ड एम्पलीफायर में दो स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए, RC कपल्ड एम्पलीफायर में दो स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए कपलिंग कैपेसिटर CC को यूज किया जाता है। देखिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, लो फ्रिक्वेंसी के कारण रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कपलिंग कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना, और कपलिंग कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज हो जाता है। प्रतिघात का या रिएक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो करंट तो कम हो गई ना, करंट कम हो गई मतलब वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखिए यही काम हम वोल्टेज ड्रॉप के लिए कह रहे हैं, यही हम रिएक्टेंस के लिए कह रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, और इससे सिग्नल का लॉस हो जाता है, इससे सिग्नल का लॉस होता है और गेन घट जाता है, डीसी पे तो काम ही नहीं करेगा। अगर आप डीसी अप्लाई भी करोगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती ही है, तो 1/2 पाई FC अब 0 हो जाएगा, तो 1/0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट, रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं मेरा कुछ छूट गया, बीच में सोते क्यों? अगर आप डीसी सिग्नल्स में आपको ये पता लग गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कपलिंग कैपेसिटर है, हर स्टेज को दो स्टेज को जोड़ने के लिए कपलिंग कैपेसिटर चाहिए। कपलिंग कैपेसिटर पे जैसे फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करो, फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत ज्यादा कम है, 0 to 50 है, टोटल रेंज का लो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 0 to 50 में क्या होगा कि वो फ्रीक्वेंसी रेंज इतनी कम है, फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा कम है टोटल के कंपैरेटिव कि वो रिएक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब रिएक्टेंस बढ़ गई तो ड्रॉप बढ़ गया, वोल्टेज ड्रॉप, और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, आपका टोटल क्या बढ़ गया, आपकी सिग्नल की क्या हो गई, हानि हो गई, सिग्नल आपका लॉस हो गया, आपका सिग्नल पहुंचा ही नहीं आगे। करंट का मतलब वही तो है कि वो सिग्नल जा रहा है, करंट वोल्टेज जा रहा है, तो सिग्नल तो आपको गया ही नहीं, वो पहले से ही लॉस हो गया। जब वो सिग्नल लॉस हो गया तो इसका मतलब आपका वोल्टेज गेन लॉस हो गया, वोल्टेज गेन आपका क्या हो गया, कम। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर सेकंड पॉइंट लिखवा तो दिया, बात मुश्किल आ गई। उसके बाद ये तो रही कपलिंग कैपेसिटर की बात, इसी के अंदर
लो फ्रिक्वेंसी में केवल सीसी और सीई की वजह से हमारा गेन कम होता है। तो एक तो मैंने बता दिया कपलिंग कैपेसिटर की वजह से रिएक्टेंस बढ़ेगा, किसका कपलिंग कैपेसिटर का, मतलब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा मतलब सिग्नल का लॉस बढ़ेगा। सिग्नल का लॉस बढ़ेगा मतलब वो इनपुट पे तो अप्लाई किया पर वो आउटपुट तक गया नहीं, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट तक पहुंचा ही नहीं, कम पहुंचा तो हमेशा वैल्यू कम आएगी, तो आपका गेन क्या हो गया, कम। समझ आ गई मेरी बात। अब दूसरा जो हमारा लॉस होता है, जो गेन कम आता है, वो होता है मैंने कहा सीसी और सीई की वजह से होता है। तो अब एमिटर बाईपास कैपेसिटर देखिए सीई की वजह से, देखिए सीई एमिटर बाईपास कैपेसिटर, सेकंड पॉइंट। एमिटर बाईपास कैपेसिटर का काम एसी कंपोनेंट्स को एमिटर बाईपास कैपेसिटर सीई, एमिटर बाईपास कैपेसिटर सीई का काम, सीई का काम एमिटर करंट के एसी कंपोनेंट्स को बाईपास करना है। ये तो अपने काम बताना, ठीक है। जैसे कपलिंग का काम जोड़ना था, एसी को पास करना, डीसी को रोक देना। अब सी का काम क्या है, सी का काम ये है कि एमिटर साइड पर जितने भी एसी कंपोनेंट, एमिटर करंट के जितने भी एसी करंट जनरेट हो रही है उसको जीरो कर दो, यहाँ से ना कि यहाँ से, हमेशा पैडल में लगा, यही बताया, ये समझा। देखिए लेकिन लो फ्रिक्वेंसी रेंज में क्या होगा, सीई का रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा। रेंज फ्रिक्वेंसी कम है ना, तो एक्स इज इक्वल टू फिर से 1/2 पाई एफ सी, फ्रिक्वेंसी कम है, रिएक्टेंस फिर से बढ़ जाएगा। देखिए लेकिन लो फ्रिक्वेंसी रेंज में रिएक्टेंस बढ़ जाने से मतलब वो कुछ पास ही नहीं होने देगा। मतलब ये हो गया ना, रिएक्टेंस बढ़ने का क्या मतलब हो गया, तो वो करंट को अपने में से पास ही नहीं होने देगा कैपेसिटर, तो कहाँ जाएगी करंट, ये ऐसे था, ऐसे ये कॉम्बिनेशन था। ये देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, समझ लो फ्रीक्वेंसी लो है, तो ये तो पास नहीं होने दे रहा कि उसका रिएक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो दो पार्ट है, या तो इससे जाएगा या इससे जाएगा। अगर मिड फ्रीक्वेंसी है या हाई फ्रीक्वेंसी है उसमें तो उसकी रिएक्टेंस कम हो जाएगी, ये मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगी। मिड फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी में तो ये पास होने देगा क्योंकि इसकी रिएक्टेंस कम होगी, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी रिएक्टेंस क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो ये तो पहले से क्या करेगा, एक अवरोध का काम करेगा ओपन सर्किट के लिए, ठीक है। तो ये तो अपने में से कुछ पास होने ही नहीं दे रहा है, जैसे मैंने स्विचिंग सर्किट के लिए बताया था। तो इस पाथ से तो जाएगा नहीं, तो जितनी भी करंट्स आएंगी वो इससे पास हो जाएंगे एमिटर रेजिस्टेंस। समझ आ रही मेरी बात। देखिए जिस कारण वह एसी कंपोनेंट्स को पास नहीं कर पाएगा, एसी कंपोनेंट्स को पूरी तरीके से पास नहीं कर पाएगा और कुछ पार्ट एमिटर रजिस्टर आरई से पास होने लगेगा, आरई से पास होने लगेगा। अच्छा ऐसा होने से क्या होगा, मैंने आपको ये बताया था, अगर आप सब लोगों को याद हो कि ये हम ऐसे इसलिए करते हैं, चुप रहो, हम ये ऐसे इसलिए करते हैं कि ये तो बीबी हो गया, ये बीई हो गया। टोटल वोल्टेज मैंने बीबीई बताई थी, मैंने कहा था बीबी माइनस बीई। अगर आपकी वोल्टेज वहां पे एसी करंट पिक्चर के अंदर आ गई एमिटर साइड की, तो ये अगर ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ये बीबी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा और सारी नेगेटिव वोल्टेज क्या हो जाएगी आपकी, यानी टोटल इनपुट वोल्टेज आपकी नेगेटिव में पहुंच जाएगी, मतलब वहां पे लॉस हो जाएगा सिग्नल, ठीक है। देखिए जिससे नेट गेन कम हो जाएगा, नेट वोल्टेज गेन कम हो जाएगा, जिसे नेगेटिव करंट फीडबैक भी कहते हैं।
जिसे नेगेटिव करंट फीडबैक भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे हाई फ्रिक्वेंसी। लिखो हाई फ्रिक्वेंसी। हाई फ्रिक्वेंसी में आप लिखो, हाई फ्रिक्वेंसी में गेन कम होने के कारण वोल्टेज गेन इज reduced in high frequency range. Gain reduces at high frequencies. At high frequencies. Gain reduces at high frequency. हिंदी में लिखो, गेन कम होने के कारण। यहाँ देखो, ये कैसे दिखाई दे रहा है ग्राफ? कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है, यानी ये तो मिड रेंज हो गई और ये हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ऐसा कैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसकी वजह से कुछ नहीं होता क्योंकि ये पिक्चर में आते ही फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो ये दो चीजें जो लो फ्रिक्वेंसी पे इफेक्ट डालती थी वो इसके अंदर इफेक्ट नहीं डालेगी, वो नलिफाई हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो रेंज है वो ज़्यादा होगी। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस कम हो गई। वहाँ पे सारा खेल इसलिए हो रहा था कि रिएक्टेंस बढ़ जा रही थी कि फ्रिक्वेंसी कम थी। यहाँ पे इस रेंज में इस रेंज में जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पे रिएक्टेंस, यहाँ पे सीसी और सी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको तो पिक्चर में लेके कोई फायदा ही नहीं है। अब हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ गेन तो इसकी वजह से कम हो रहा था, यहाँ जो गेन कम होगा वो गेन कम होगा आपका पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से। अब ये पैरासिटिक कैपेसिटेंस क्या होती है वो समझिए। आपका जितना भी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है जो आपने पढ़ा है, एम्पलीफायर में यूज तो ट्रांजिस्टर ही होता है। ट्रांजिस्टर में अपने आप, आपको पता है ये NPN है, यहाँ समझ लो, मैं दोबारा नहीं बोलूँ। कोई ट्रांजिस्टर है आपका NPN, आपको ये मत पता है कि इस ट्रांजिस्टर में दो टाइप की बाइसिंग यूज करते हैं, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस को जो आप यूज करते हो तो आपको पता है ऐसे बनता है बैटरी, इसी तरह फिर इन दोनों के बीच में बनता है ऐसे, फिर ये फिर इन दोनों के बीच में बनता है ऐसे। तो इस वाली जो इसको आप जनरेट इन कैपेसिटेंस को, क्योंकि आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका जो ट्रांजिस्टर है उसके अंदर दो टाइप की क्या बाइसिंग यूज होती है और उन बाइसिंग में दो टाइप की डिप्लेशन लेयर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो उनकी वजह से, उन डिप्लेशन लेयर की वजह से उन दो टाइप की संधियों को, दो टाइप की बाइसिंग को यूज करने के कारण आपके ट्रांजिस्टर में अपने आप ही दो टाइप की पोलैरिटी, हर दो NP, PN और NN के बीच में दो टाइप की पोलैरिटीज अपने आप क्रिएट हो जाती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप इसको खत्म नहीं कर सकते, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। पहली चीज ये, इसी को हम बोलते हैं इफेक्ट, इसको नाम दिया पैरासिटिक, जो अपने आप पैरामीटर की वजह से जनरेट होती है। क्योंकि पैरासिटिक कैपेसिटेंस का मतलब है धारिता। समझ आए मेरी बात? आप एक डायग्राम बनाइए इसमें, जरा ब्राउजर डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बनाओ। नीचे की तरफ डॉटेड लाइन से लिखना उसको। कैपेसिटर है कि बैटरी? बैटरी नहीं है, कैपेसिटेंस है, तो नाम ही पैरासिटिक कैपेसिटेंस लिखा है।
मैं भी यहाँ पे बैटरी बनाई। बैटरी नहीं बनाई मैंने बाइसिंग से समझाया था। ये उल्टे काम ना करो, उस टाइम तुम्हारा दिमाग कहीं और था, नीचे मुकर के लेटे हुए थे। पता क्या बात है रितेश? मैंने ये बताया वो कैपेसिटेंस किस वजह से जनरेट होती है, यही तो बोला मैंने। अभी देखो ये किसके बीच में, बी और ई के बीच में, इन कैपेसिटेंस को सी सी सी। अब देखो सी डी ई, ये क्या है, सी डी सी, ये क्या है, सी सी। ये तो कलेक्टर एमिटर के बीच में है, ये बेस। और देखो इन पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से, इन पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से इनपुट आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है, तो अनवांटेड करंट फ्लो करती है। देख लो ना, ये इनपुट है, ये कॉमन है, ये आउटपुट है, तो इनपुट डायरेक्टली आउटपुट से कनेक्ट हो जाती है इस पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से। तो अनवांटेड आपकी करंट फ्लो करती है, जो हमारे सिग्नल की हानि करती है, जो हमारे गेन को रिड्यूस करती है। समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद एक चीज और है, एक तो हो गई आपकी पैरासिटिक अपर फ्रीक्वेंसी रेंज में, एक तो आपका क्या हुआ पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से गेन कम हुआ, अब इसके बारे में और बता दूं। और एक होता है आपका इंटर इलेक्ट्रोड। इंटर का मतलब है अंतर, आंतरिक। इलेक्ट्रोड का मतलब है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। तो जैसे आप वायर्स को कनेक्ट करते हो ना, वायर्स को कनेक्ट करते हो, तो उन वायर्स का एक एंड पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो उन वायर्स को जो आप कनेक्शंस करते हो, वायर्स की वजह से भी क्या हो जाती है, एक तरह की कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस। लेकिन वो हाई फ्रिक्वेंसी पे ही क्रिएट होती है। समझ आई मेरी बात? तो दो टाइप की फ्रिक्वेंसीज ये जो आपकी फ्रिक्वेंसी इफेक्ट हो रही है, सॉरी जो गेन इफेक्ट हो रहा है आपकी फ्रिक्वेंसी में, या तो इंटर इलेक्ट्रोड की वजह से या पैरासिटिक कैपेसिटेंस की वजह से। अब मैं आपको इसके बारे में लिखवाऊंगा, ठीक है? लिखो, पहला पॉइंट लिखो, किसी भी ट्रांजिस्टर के, ऐसे नहीं शॉर्ट में लिखो, ट्रांजिस्टर के बीटा का मान, बीटा मतलब करंट गेन। कॉमन एमिटर के लिए क्या यूज करते हो, बीटा ही तो यूज करते हो, अल्फा बीटा गामा होता है ना। कॉमन एमिटर के लिए क्या यूज करते हो, बीटा करंट गेन को। देखिए बीटा का मान फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ये लाइन हमेशा याद रखनी है। बीटा का मान फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर बीटा का मान बहुत कम हो जाता है, बीटा का मान बहुत ज्यादा कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, और जिससे क्या होता है, एम्पलीफायर का गेन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लिखो, जिससे एम्पलीफायर का गेन कम हो जाएगा, यानी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। एक चीज तो ये होगी, मतलब इसकी सारी कहानी ना ट्रांजिस्टर से चलनी है। अपर फ्रिक्वेंसी में कपलिंग कैपेसिटर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाईपास कैपेसिटर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारी कहानी उसके खुद की वजह से, ठीक है। तो ये जो क्योंकि बीटा का मान फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर घटता है, जब फ्रिक्वेंसी कम थी तो वो पिक्चर में नहीं आया, क्योंकि वहां पे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लिखो सेकंड पॉइंट लिखो, ट्रांजिस्टर में दो बाइसिंग होती हैं, ट्रांजिस्टर में दो बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइस रिवर्स। ट्रांजिस्टर में दो बाइसिंग होती है और दो ही डिप्लेशन रीजन होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और दो ही डिप्लेशन रीजन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एरो लगा के लिखना। इन डिप्लेशन रीजन्स के कारण, इन डिप्लेशन रीजन्स के कारण ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल्स पर, ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल्स पर
पैरासिटिक कैप्सिस्टेंस या इंटर इलेक्ट्रोड कैप्सिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसमें बता दें, जैसे बेस कलेक्टर को आपस में जोड़ देता है, बेस कलेक्टर यानी सीबीसी आपस में जोड़ देता है, और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होने पर क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस कम हो जाएगा। तो जब पहले बेस से कलेक्टर को जोड़ दे तो आप इनपुट से आउटपुट में कुछ पहुंचा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए लास्ट, गेन कम हो जाएगा। इस तरह सीबी की साइड पे हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, कोई फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, गेन कम हो जाएगा। आगे लिखिए लास्ट, एम्पलीफायर सर्किट के कनेक्शन करने पर, एम्पलीफायर आप ऐसे लिखिए, सर्किट के कनेक्शन करने पर आप ऐसे लिखिए, ये सबके लिए है, ऐसे एम्पलीफायर के लिए सबके लिए जनरल चीजें हैं। सर्किट के कनेक्शन करने पर यूज होने वाली तारें भी, सर्किट के कनेक्शन करने पर यूज होने वाली तारें भी एक तरह की कैपेसिटेंस को प्रोड्यूस करती है, जिसे इंटरवायरिंग कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, इसको इंटरवायरिंग बोलते हैं, इंटरइलेक्ट्रोड भी उसी का ऊपर वाले का नाम है, ठीक है। इंटरवायरिंग वायर की वजह से है ना, तो उसको इंटरवायरिंग कैपेसिटेंस याद रखें। इंटरवायरिंग, इंटर का मतलब अंदर की वायरों की तारों की वजह से उत्पन्न होने वाली संधारित्र, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा, आपका गेन फिर से कम हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट बचता है आपका मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, लिखो बना, लिखो फटाफट मिड फ्रीक्वेंसी रेंज लिखिए। इसकी रेंज 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। इसकी रेंज 50 से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, और इसमें वोल्टेज गेन कांस्टेंट रहता है। देखिए इस रेंज में कपलिंग कैपेसिटर का मान, इस रेंज में कपलिंग कैपेसिटर की रिएक्टेंस का मान, कपलिंग कैपेसिटर की रिएक्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा? रिएक्टेंस का मान, कपलिंग कैपेसिटर की रिएक्टेंस का मान कम होगा या ज्यादा होगा आशीष? कम होगा, ठीक है, क्योंकि रेंज फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ गई, का मान बहुत कम होता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर, और फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब 50 से 20 किलोहर्ट्ज की तरफ आप चलोगे तो रेंज बढ़ेगी, तो रिएक्टेंस और ज्यादा कम होता चला जाएगा, है ना। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर ये घटता है, जो टोटल गेन
जो टोटल गेन को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब कहानी ये आती है कि मैम ये तो अभी घट रहा है, ये तो कपलिंग कैपेसिटर हो गया जो इनपुट साइड पे। जब आप एक स्टेज को दूसरी स्टेज से कनेक्ट करते हो वो तो कपलिंग हो गई, जो इनपुट और आउटपुट पे थी। जो बीच में कैपेसिटर है वो भी तो कपलिंग ही है ना। जब आप एक स्टेज को दूसरी, यहाँ तो उसने प्रतिघात कम कर दिया, लेकिन जब ये क्या करेगा, जिसका प्रतिघात बहुत कम हो जाएगा, तो जब आप एक स्टेज को दूसरी स्टेज से जब जोड़ोगे तो वहाँ पे जो कैपेसिटर होगा वो क्या करेगा, आपके सर्किट में लोडिंग इफेक्ट को बढ़ा देगा, लोड बढ़ा देगा, उसको हम बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। ये जो यहाँ पे कम हुआ वो इनपुट के लिए तो सही हो गया, लेकिन जब आप एक स्टेज को दूसरी स्टेज से कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एक स्टेज दूसरी स्टेज को जब कनेक्ट करेगी तो कनेक्ट करने पर क्योंकि आपका रिएक्टेंस बहुत कम हो गया तो आपके आउटपुट पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे वो लोडिंग इफेक्ट देगा। देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर ये रिएक्टेंस, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर ये कम हुआ हुआ रिएक्टेंस या घटा हुआ रिएक्टेंस, ये कम हुआ रिएक्टेंस या घटा हुआ रिएक्टेंस फर्स्ट स्टेज की लोडिंग को बढ़ा देगा। लोडिंग होती है आउटपुट पे जो आरएल होती है, लोडिंग को फर्स्ट स्टेज की लोडिंग को बढ़ा देगा जिससे वोल्टेज गेन कम हो जाएगा, अब देखो सुनो, यहाँ ध्यान से सुनो। पहले कपलिंग कैपेसिटर ने क्या किया, सुन लो बेटा, पहले कपलिंग कैपेसिटर ने क्या किया, जो इनपुट साइड पे जो वोल्टेज सोर्स के साथ में लगा हुआ था उसने क्या किया, उसने वोल्टेज गेन को बढ़ा दिया, हाँ या ना। लेकिन वो जो घटा हुआ रिएक्टेंस था उसने फर्स्ट स्टेज की जो आरएल था, फर्स्ट स्टेज की आरएल मतलब कपलिंग कैपेसिटर दो स्टेज के बीच की, उसको क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया। एक को तो घटा दिया, एक ने तो गेन बढ़ा दिया और एक ने गेन घटा दिया। ये तो लिखा है कि नहीं, पढ़ लो चाहे एक बार। पहले कपलिंग कैपेसिटर की वजह से गेन घट गया फर्स्ट स्टेज की इनपुट साइड पे, लेकिन फर्स्ट स्टेज की आउटपुट साइड पे जो आरएल था उससे लोडिंग इफेक्ट बढ़ गया, वहां पे गेन आपका कम हो गया। तो एक यहाँ वाले की वजह से तो गेन बढ़ा, पहले मैंने दिखाया गेन बढ़ा, फिर मैंने लोडिंग इफेक्ट की वजह से क्या दिखाया, गेन घटा। तो दोनों ने क्या करा, उन दोनों ने उस गेन को घटे और बढ़े को बैलेंस कर दिया। जितना बढ़ा था उस रिएक्टेंस की वजह से ही तो लोडिंग इफेक्ट आपका क्या हुआ, बढ़ा, गेन कम हुआ, तो जितना बढ़ा उतना ही घट गया, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वो क्या हो गया, नलिफाई हो गया ना, नेगलेक्ट हो गया ना, किसी को कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल कर दिया, तो इस वजह से उस रेंज में आपका हर बार जितना बढ़ेगा उतना कम होता चला जाएगा, तो आपका जो गेन है वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा उस रेंज। समझ आ गई मेरी बात, बस इतनी कहानी है। बाकी आप इसमें लिख सकते हो कि इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसीज में काम पे आती है, तो यहाँ पे भी काम पे आएगी, तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम रहेगी। मतलब हाई फ्रिक्वेंसी तो बहुत ही हाई होगी, लेकिन मिड फ्रिक्वेंसी में वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। समझ आ गई मेरी बात, तो इतनी ही कहानी। अब मैं कल बताऊंगी कि बैंड विड्थ, तो मैंने उसको समझा ही दिया, बैंड रेंज भी बता दें कि क्या होता है। बैंड रेंज, ये जो बैंड विड्थ है ये हमेशा आपकी लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है, यानी इस वाली का नहीं, इस वाली। कहने का मतलब ये हो गया कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मतलब आपकी 70% फ्रिक्वेंसी की जो चौड़ाई होती है वो इसी की वजह से होती है, वो मैं कल बताऊंगी, ठीक है। वरना जो मैंने अभी सारा कॉन्सेप्ट दिया वो इंटर इलेक्ट्रोड वाला वो फ्लश हो जाता है, ठीक है। ये भी अब मुझे ये बताओ